क्लास तक मैंने अपनी लास्ट क्लास तक एक सवाल कर लिया था जिसमें मैंने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको सिखाई थी। और वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप लोग ज़रा मुझे बताते हैं किसकी थी, कंपनीज एक्ट की थी या IFRS की थी? हाँ जी, किसकी थी जानी? IFRS की थी, ऐसा ही है, या कंपनीज एक्ट की थी? कंपनीज एक्ट की थी, वेरी गुड। और उसके अंदर बेसिकली, वेरी गुड, उसके अंदर बेसिकली उसने ये मांगा था कि अगर आपने लोन या यू कैन से आपने एडवांस दिया हुआ है तो आप उसमें फ़र्क करके बताएं कि आपने एम्प्लॉयज़ को कितना दिया हुआ है। ऐसा ही है, आपने जो है एडवांस की मद में अपने डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को कितना दिया हुआ, और फिर उसकी रिकन्सिलिएशन थी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की। ये याद कर लेना, मैं भेजे में फिक्स कर लेना। और बताओ और क्या था इसके अंदर? हाँ जी, और क्या था? और भी कुछ था ना नीचे, नहीं तो भूल गए ना तुम? अच्छा जी, और भी कुछ था। आपने मूवमेंट बना दी और आपने कहा था भाई सर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता दें जिससे है हमारा रिसीवेबल। ऐसा है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये किस टर्म्स पे दिया गया है? इंटरेस्ट फ्री है, नहीं है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से है, नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोलेट्रल क्या है आपके पास, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें लिखनी थी। ऐसा ही है, तो भाई ऐसे याद करो उसको, पर्पस, वेरी गुड। चलिए जी, क्योंकि ये सिंपली आपने याद कर लेना ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल के साथ आ जाए तो क्या मसले वाली बात ही नहीं है। खैर, अब हमने कहा कि सर आज हम अपने पास एक और सीख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का डिस्क्लोजर। और वो ट्रेड रिसीवेबल का डिस्क्लोजर हम सीख रहे हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, एक बहुत फोकस होकर देखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि मेरा जो टोटल रिसीवेबल है, सही है जी, मेरा जो टोटल रिसीवेबल है मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो आ रहा है वो मैं ऐसे ही आपके सामने यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 2167,114 प्लस 30362। हाँ भाई, 2167,114 और 30362, ये मेरा क्या आ रहा है जल्दी बताओ भाई? रिसीवेबल। ये मेरा क्या आ रहा है? रिसीवेबल। ये मेरा है टोटल रिसीवेबल, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज आर टोटल रिसीवेबल, और आखिर में लिख रहा हूँ ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब ये इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस नहीं हुआ हुआ। बैलेंस शीट यहाँ से हटा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा भाई, फिर आपको वो ये कहेगा इसमें से आउट ऑफ दिस टोटल ग्रॉस रिसीवेबल रुपीस दिस इज कंसिडर्ड टू बी डाउटफुल। यस, हाँ जी, ऑनलाइन मतलब प्लीज सुनिएगा भाई, मेरा टोटल रिसीवेबल कितना है? 21,97,476। इसके अंदर एक ऐसा रिसीवेबल शामिल है जो कि क्या कंसिडर किया जा रहा है? डाउटफुल। ऑनलाइन मतलब यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो क्या मेरा टोटल रिसीवेबल चेंज हो गया या टोटल रिसीवेबल सेम है? टोटल रिसीवेबल सेम है। अच्छा, अब आपने कहा कि सर अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं रिसीवेबल के नोट में। आपने कहा ट्रेड रिसीवेबल के नोट में आ गया, और मैंने कहा सर लेट से ट्रेड रिसीवेबल का नोट है ये हमारा 15, सही जी। फिर इसमें आपने लिख दिया कंसिडर्ड गुड, और आपने नीचे लिख दिया कंसिडर्ड डाउटफुल। कितनी चीजों में बाइफरकेट किया? 2 में। अच्छा, अब मैंने कहा अगर मैं यहां पे बच्चों आप लोगों के लिए कहूं कि कंसिडर्ड गुड का मतलब यह है कि वो वाला रिसीवेबल जो कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा कि भाई इसमें से मैं 30362 को अगर माइनस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वो टोटल रिसीवेबल में से ये वाला रिसीवेबल वो वाला रिसीवेबल है जिसको मैं क्या समझ रहा हूं? गुड। गुड का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा है ऑनलाइन वाले बच्चों? तो हमने कहा कि भाई 2197
476 में से अगर मैं माइनस कर दूं 30362, तो हमने कहा सर ये वो वाला रिसीवेबल आ गया जो कि कंसिडर्ड गुड है, कंसिडर्ड गुड है, ऐसा ही है। अच्छा भाई ये वाली आ गई अमाउंट। चलें जी, फिर हमने कहा कि सर फिर कंसिडर डाउटफुल क्या हुआ, आपने कहा 30362। अच्छा क्या आपका टोटल रिसीवेबल सेम रहा या चेंज हो गया? सेम रहा, ऐसा ही है। पहले बताओ बच्चों ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जल्दी से आपने ब्रेक कर दिया कंसिडर्ड गुड में और कंसिडर्ड डाउटफुल में। अच्छा फर्दर अब मैं आपको लिख के दूं, कि सर इन टोटल रिसीवेबल ऑफ कंसिडर्ड गुड, receivable amounting to rupees 2021 pertains to receivable from associated undertaking, यानी रिलेटेड पार्टी। बात को समझिएगा मेरी, वो क्या है, क्या रहा है कि भाई जो आपका टोटल रिसीवेबल है, टोटल रिसीवेबल, पहले जल्दी से बताओ, आप सब बताओ मुझे, आप भी बताओ कि टोटल रिसीवेबल में के कितने ब्रेकअप है। आपने कहा कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, जिस पे मुझे शक नहीं मिलेंगे, जिस पे मुझे यकीन है कि मिल जाएंगे, ब्रेक कर दिया। फिर वो कह रहा है जो कंसिडर्ड गुड है आपके पास, इसमें से वो वाला रिसीवेबल अलग करो जो कि ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, या आप कह लें एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताते हैं, क्या मैं कह सकता हूं 2021 ये आ गया? अब मैंने पता है क्या किया, मेरी बात को समझिएगा, मैंने इसमें से ये माइनस किया 2021। अब पता है क्या हुआ, ये आ गया ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा तो अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो मैंने हरकत की, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा अब एज ऑफ नाउ जो टोटल रिसीवेबल है वो 2167114 हो गया, ये रहा जो कंसिडर्ड गुड है। अब कंसिडर्ड डाउटफुल में देखें, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो कितना बन गया 2197476। देखो मेरा टोटल रिसीवेबल था भी कितना 2197476, यानी आपने बच्चों सिर्फ किया क्या, इसको ब्रेक करके दे दिया कंसिडर्ड गुड में और कंसिडर्ड डाउटफुल के अंदर। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों ये बात क्लियर है? और आपने सिर्फ ये फर्क करना है। देखो मैं इसका डिस्क्लोजर दिखाता हूं कंपनी जैक का, उसने क्या किया भाई, ये देखो अब बात समझ आएगी तुम्हें। तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, क्या लिखा हुआ है 3165093। क्या लिखा हुआ है 3165093, ऐसा ही है ना। ये वाली अमाउंट आ गई 2165093। हमने क्या लिखा हुआ है 2165093, यानी सिंपली हमने बच्चों ये किया कि हमने टोटल रिसीवेबल को पहले दो हिस्सों में तोड़ा, गुड एंड डाउटफुल में। फिर जो गुड है उसको हमने तोड़ा कि रिलेटेड पार्टी से कितना लेना है, नॉर्मल कस्टमर से कितना लेना है, क्योंकि उसका फोकस इसके ऊपर है जो रिलेटेड पार्टी से रिसीवेबल है उसको अलग से दिखाओ, उसके डिस्क्लोजर मांगते हैं, अलग से। ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी ओके। अब अगर मैं यहां पे कहूं तो मैं कह रहा हूं कि सर ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स है 30362, अज्यूम कर रहा हूं ना। अच्छा अगर एक बात बताओ जल्दी से जानी, अगर कंसिडर डाउटफुल में भी रिलेटेड पार्टी वाला होता तो क्या वो भी अलग से आता? वो भी डाउटफुल के अंदर अलग से आता, ऐसा है भाई? जल्दी बताओ, ऐसा है कि वो भी अलग से आता? चलें अच्छा अब हमने कहा इसमें से लेस कर दिया प्रोविजन, तो हमने कहा कि सर जब मैं इसमें से लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मैंने कहा लेट से मैंने पूरा प्रोविजन बनाया हुआ है,
तो ये कितना हो गया? तो यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास कुल मिला के बैलेंस शीट में 2167,114 आ रहा होगा, तो सर ये वाला क्यों नहीं आ रहा होगा? ये प्रोविजन के नाम पे रिकॉर्ड कर लिया हमने, तो उसके रिसीवेबल का बैलेंस कम हो गया। तो पहले मैंने आपको ग्रॉस समझा दिया। अच्छा, तो मुझे बताओ सर, आपने प्रोविजन पूरे पे क्यों नहीं किया, 2167 पे क्यों नहीं किया? हाँ भाई जल्दी बताओ, आपने प्रोविजन मेरी जान 2167 पे क्यों नहीं किया? लॉजिकली जवाब देना, लॉजिकली। ये 2167,114 पे क्यों नहीं किया, सिर्फ 30362 पे क्यों किया है? हाँ वेरी गुड। देखो ये एमन भी कह रही है कि, और सलाल भी कह रहे हैं कि जो वो तो कंसिडर्ड गुड है। प्रोविजनिंग किस पे होती है? कंसिडर्ड डाउटफुल के ऊपर। ऐसा है ऑनलाइन वालों? हाँ जी ऐसा है जी, बात क्लियर है? ओके। अब एक दो चीज़ें इस डिस्क्लोजर के अंदर और हैं। वो कहता ही है, पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको और फिर आप इसको समझेंगे और हम इंग्लिश इसकी रीड करेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की। आगे सुने, वो कहता ये है कि भाई अगर आपका बैलेंस ड्यू है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अगर आपका बैलेंस ड्यू है किससे? फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो रिलेटेड पार्टी कहाँ सिचुएटेड है, आइदर इन पाकिस्तान या आइदर आउटसाइड पाकिस्तान। आइदर इन पाकिस्तान और आइदर आउटसाइड। उस रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है? अगर मैं ये कहूं कि ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी के अंदर 5 रिलेटेड पार्टी होती, तो ये यहां पे बैलेंस तो 5 का आ रहा होता ऊपर, पर आप एक सब नोट देते जिसके अंदर उसका अलग अलग बैलेंस बताते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अच्छा, सलाह कहना उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अगर मैं एक नॉर्मल टीचर होता तो मैं जवाब देता कि भाई इस पर लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा, पर मुझे इसका क्रक्स पता है। क्रक्स ये है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से बाहर पैसा भेजा जा रहा हो और फंडिंग हो रही हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि रिलेटेड पार्टी, क्योंकि आपस में रिलेटेड होती हैं तो फ्रॉड आराम से कर सकती हैं, पैसा बाहर आराम से जा सकता है। तो इसलिए कहा गया कि इफ़ देयर इज़ एनी रिसीवेबल फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, then location and the business location should be disclosed in the financial statements। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई ABC शू कंपनी, ये लिखा हुआ है these customers have no recent history of default, इसने बता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उसका नाम भी डिस्क्लोज करना है। सही है? खैर पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए जी, अब देखें यहाँ पे, अब हम रीड कर लेते हैं। और रीड करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे निकाल लूँ। ये हम अंग्रेजी रीड कर लेते हैं। भाई स्क्रीन पे विजिबल है आपकी ऑनलाइन वालों? जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ बुक में होगा। अच्छा अब आगे सुने, वो कह रहा है द नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब समझ आता है? हाँ जी, इसका मतलब समझ आता है? नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी। आगे सुनो, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये भी हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा है? अच्छा, क्या हम ये कहें, आपस की बात है समझने की, ताकि हमें याद हो जाए, जब भी रिलेटेड पार्टी का जिक्र होगा, आप सब मेरे साथ बात को समझेंगे, जब भी रिलेटेड पार्टी का जिक्र होगा तो आप ये कहें कि मैं उसको उसके नाम से बताऊंगा, ये बताऊंगा कि उसका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू कितना था विद रिस्पेक्ट टू मंथ एंड बैलेंसेस, और अगर मेरे रिसीवेबल पास ड्यू हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं, तो उनकी एजिंग एनालिसिस करनी होगी। क्या करनी होगी? एजिंग एनालिसिस। अच्छा, एजिंग एनालिसिस क्या होते हैं ज़रा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, तो आपको इसमें मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ इधर देखिएगा फोकस के साथ। देखो मैं रीड कर लूँ पहले अंग्रेजी। रिसीवेबल्स दैट आर आइदर पास्ट ड्यू और इम्पेयर्ड along with the age analysis
डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ट्रेड डेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल। वो बोल रहा है कि भाई आपने अच्छा ये देखो लोन्स एंड एडवांसेस पे भी अप्लाई हो रही है बात, जो इससे पहले किया था। वो कह रहा है आपने रिसीवेबल्स दैट आर आइदर पास ड्यू, यानी जो ड्यू हो चुके हैं या इम्पेयर हो चुके हैं। पास ड्यू का मतलब है, सुन लो इधर मेरी बात बहुत फोकस के साथ, पास्ट ड्यू का मतलब ये होता है कि भाई आपने जब इनवॉइस की थी तो उसके पास पे करने का टाइम था 30 दिन, तो 30 दिन तक क्या वो इनवॉइस ड्यू हो गई थी? नहीं हुई थी। अगेन मैंने आज अगर आपको भेजा और मैंने कहा लेट से 1 जनवरी को मैंने आपको सेल की और मैंने आपको कहा कि आपकी पेमेंट है 30 जनवरी को ड्यू, तो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक क्या वो इनवॉइस ड्यू हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। ऐसा है ऑनलाइन वाले? जल्दी बताओ। नहीं हुई थी। अच्छा अब 28 फरवरी आ गई, हाँ भाई 28 फरवरी आ गई, तो वो कितनी पास्ट ड्यू हो गई? 1 महीना। कितनी पास्ट ड्यू हो गई जल्दी बताओ? 1 महीना पास्ट ड्यू हो गई, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं लेट से मैं कहूं 30 जून को आ गया मैं, तो कितने महीने पास्ट ड्यू हो गई? हाँ 30 जून को, तो 5 महीने। 5 महीने हो गए ना, 6 नहीं 5 महीने। उस 1 महीने को तो नहीं गिनेंगे ना, क्योंकि उस वक्त तो ड्यू हुई नहीं थी, ऐसा ही है। तो ड्यू डेट होती है उसके हिसाब से। भाई मैं कह रहा हूँ बिल के पेमेंट की ड्यू डेट है भाई 11 तारीख, अब ड्यू होने के बाद वो पास ड्यू होगा ना, क्योंकि उस वक्त तो मैं पे कर सकता था, उतना तो टाइम था। तो आप जब ड्यू देखते हैं कि कितना पुराना ड्यू हुआ है, तो ड्यू डेट के बाद देखते हैं। क्लैरिटी है? अच्छा तो वो कह ये रहा है कि आपको एज एनालिसिस बताना है, यानी अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक समरी बता रहा हूँ करने के लिए, फिर देखिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई रिसीवेबल दैट आर पास ड्यू और इम्पेयर्ड अलॉन्ग विद द एज एनालिसिस। ये तो पास ड्यू हो जाए या तो इम्पेयर, दोनों के केस में। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं कहूँ 1 to 3 months, 4 to 12 months और 1 year अबव, ये क्या बनाया मैंने भाई? एज एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस, ऐसा ही है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने रिसीवेबल्स डाल दिए और मैं अपनी पसंद से प्लीज़ सुनिएगा, अपनी पसंद से मैंने कहा कि सर ये है इसका, मैंने 40% यहाँ डाल दिया, अज्यूमिंग के सारे ड्यू हो चुके हैं, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि ड्यू नहीं हुए। मैंने कहा सर ये आ गया और ये आ गया, तो मैंने कहा इसका टोटल कितना है भाई? अच्छा टोटल के आगे एक और चीज़ डाल देते हैं, ये देखिए हमने कहा इन सब का सम ये आ गया 2167 और ये इम्पेयर्ड, ये भी तो ड्यू हो चुका है ना, सही है। अब या तो आप इसको इसी कैटेगरी में डाल दें, या तो इसी कैटेगरी में डाल दें, मैंने ये हटा दिया इम्पेयर्ड को। 2197476 सर एजिंग उनकी बनती है जो ड्यू डेट से गुजर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये रिसीवेबल्स हैं आपके, पहले तो बात क्लियर है। अच्छा आप देखें ये जो 2197476 था ना, ये ग्रॉस इससे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, क्योंकि एजिंग तो ग्रॉस की बनती है ना, ऐसा ही है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ एजिंग का मतलब समझ आ गया जी? किसको? नहीं, किसने कहा? गलत। भाईजान एक मिनट ये चीज़ सुन लेना। एक सवाल आया कि सर क्या हम अकाउंट रिसीवेबल को ड्यू से पहले रिकॉर्ड नहीं करते? गलत, रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर अगर ऐसे कोई रिसीवेबल होते तो यहाँ पे एक कॉलम आता नॉट येट ड्यू, तो क्या वो रिसीवेबल नहीं होता? वो रिसीवेबल होता, बट वो अब तक ड्यू नहीं हुआ। पहले बताओ बात क्लियर है ऑनलाइन वालों? तो वो रिसीवेबल में तो होता लेकिन ड्यू नहीं हुआ होता। क्लैरिटी है भाई? अच्छा जी अब आगे आ जाए। अच्छा मैं बोल रहा डेट्स रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ट्रेड डेट्स एंड
अदर रिसीवेबल, बोल रहा है कि भाई अदर रिसीवेबल है तो उसकी प्रोविजनिंग अलग करना, ट्रेड डेट्स है तो अलग करना, ऐसा ही है। और अगर आपने कोई प्रोविजन का रिवर्सल किया है तो आप जस्टिफिकेशन देंगे रिवर्सल क्यों किया, या तो पैसे आ गए, ऐसा ही है ना, तो आप बताएंगे। बात क्लियर है जानी? अच्छा, पैसे आना भी एक रिवर्सल का वो है, और दूसरा रीजन ये है कि हम कहेंगे पहले हमने प्रोविजनिंग की हुई थी क्योंकि लंबा आउटस्टैंडिंग हो गया था, अब उसने मुझे खत लिख के दे दिया कि मैं पैसे पे कर दूंगा, तो हमें पैसे मिल जाएंगे। हमने प्रोविजनिंग की हुई थी ज़्यादा, वो कह रहा है इतने पे करूंगा, तो मैंने रिवर्स कर लिया। तो आपने रीजनिंग करनी है, ठीक है। देखो आपको एक बात बताऊं, जो रिलेटेड पार्टीज होती है ना, वो अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करने के लिए ऐसे टोपी ड्रामे करती हैं। प्रोवाइड किया हुआ था, उससे खत लिखवा लिया जानबूझ के, तो आप रीजन भी बताओ कि अगर आपने प्रोविजन किया हुआ था तो किया हुआ था पहले, अब रिवर्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सही है। तो ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। अच्छा भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि किससे पर्टेन करती है, फोर्थ शेड्यूल से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन फिफ्थ शेड्यूल, फोकस होकर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, मैं क्या रिसीवेबल की बात कर रहा हूँ, लोन्स एंड एडवांस की, जो इससे पहले किया था, जो इससे पहले किया था, अदर देन दोस्त टू एम्प्लॉइज। अच्छा पहले देखो क्या हम, वो कह रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस की, उन लोन्स एंड एडवांसेस को हटा के जो कि एम्प्लॉइज को दिया जाता है पॉलिसी के तहत, या सप्लायर को दिया जाता है एडवांस बिजनेस के तहत। अच्छा, सप्लायर को एडवांस देते हैं हम? देते हैं, बिल्कुल देते हैं भाई। माल सप्लाई करने के लिए हम एडवांस देते हैं ना उसको, कि भाई तू मुझे माल दे दे। तो इसने फिर इस वाले सेक्शन ने कितनी चीजों को हटाया, दो। वो बोल रहा है मैं अब बात कर रहा हूं लोन्स एंड एडवांसेस की, और वो लोन्स एंड एडवांसेस को हटा दो इसमें से जो कि आपने एम्प्लॉय को दिए हैं, किसके तहत, किसी पॉलिसी के तहत, एचआर की, और सप्लायर को दिए हैं। आगे सुनिएगा, द नेम ऑफ द बोरोवर एंड द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। बोला है उस बोरोवर का नाम बताना जिसने आपसे पैसे लिए, और दूसरा टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताएंगे आप कि रीपेमेंट कब कब होगी, कितने सालों में होगी, महाना है, क्या है। इफ द लोन और एडवांस एक्सीड्स ₹1 मिलियन टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी इफ एनी, अलग से डिस्क्लोज होगा। यानी आप अपने भेजे में एक बात रखें, जो लोन्स एंड एडवांसेस का आप लोगों ने मेरे साथ नोट किया था ना, उसके अंदर अगर तमाम, जैसे मैंने आपको नहीं ब्रेकअप बताया था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, आ रहे थे, बट उसके अंदर एम्प्लॉयज थे और एग्जीक्यूटिव्स थे, उसके अलावा कोई नहीं था। ऐसा है? हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा है? भाई मैं कह रहा हूं, हमने जो सवाल किया था, अल्लाह की कसम, उसके अंदर लोन्स एंड एडवांसेस थे, रिलेटेड पार्टी थी, एग्जीक्यूटिव्स थे, और थे। अच्छा, और एक और मजे की बात, मेरी बात समझना, रिलेटेड पार्टी को तो वैसे भी नाम से बताता हूं। हाँ भाई जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? रिलेटेड पार्टी को तो वैसे भी नाम से बताता हूं, उसके ऊपर तो अमाउंट की भी लिमिट नहीं है। ये बात नहीं आई समझ? आ गई? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? रिलेटेड पार्टी को तो मेरे बच्चों में वैसे भी नाम से बताता हूं। हाँ, भले 1 मिलियन से कम का ही क्यों ना हो, वो तो वैसे ही नाम से आता है। ये किसकी बात कर रहा है? अदर देन रिलेटेड पार्टीज की बात कर रहा है। बात क्लियर है? यानी अगर हम सिंपल रखें, आपने किसी को लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है, अच्छा वो लोन या एडवांस एम्प्लॉय को दिया हुआ है, हटा दो, वो तो अपने हिसाब से डिस्क्लोजर आता है उसका, ऐसा ही है। एग्जीक्यूटिव्स को दिया हुआ है, तो सर एग्जीक्यूटिव्स तो एम्प्लॉय भी होता है ना। मैंने कब मना किया अली हसन कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय नहीं होता? मैंने कब मना किया? मैंने कहा उसकी सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा होती है। ये क्या बात होगी भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव्स को तो हटा दिया ना उसने यहाँ से। वो देखो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जो फिर ये कंफ्यूज होते हो ना, बगैर सोचे समझे, बगैर सुने हुए, मैं लिख क्या रहा हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिकली रीड करके इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि इसमें गलती नहीं करो। क्या कह रहा हूँ मैं अगेन एंड अगेन भाई, कि अगर आपने लोन एंड एडवांस दिया हुआ है, एम्प्लॉय को दिया हुआ है वही ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ है वही ट्रीटमेंट, रिलेटेड पार्टी को दिया हुआ है उसका वही मसला है। पर मैं कह रहा हूँ इसके अलावा किसी XYZ कंपनी को उठा के लोन दे दिया जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, और अगर आपने उसको लोन दिया है 1 मिलियन से ज्यादा का, तो आप ये मजीद चीजें बताएंगे। पर ये अप्लाई होता है कौन से शेड्यूल के अंदर? 4th शेड्यूल के अंदर, क्योंकि लिख के दिया यहां पे दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल। हाँ जी,
बात क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई। तो ये एडिशनली बताना है आपने। अच्छा, ये अगेन 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 ये सारी मंथ तक ये सारी रिक्वायरमेंट क्या आपकी अकाउंटिंग चेंज कर दी है, फर्दर डिस्क्लोजर्स हैं? हाँ जी जल्दी बताओ। फर्दर डिस्क्लोजर्स है ना? यस। एंड रिक्वायर्ड बाय जल्दी बताओ। एंड रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। वेरी गुड। चलें जी, गुड हो गया। अब इस पे एक सवाल दें ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा हाथ साफ हो। ये लो जी। अच्छा, ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। सही है, 31 दिसंबर 2021। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा शेयर कर दिया है। पहले जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, पूरा स्क्रीन पे विजिबल है आपको ये? हाँ जी, पूरा स्क्रीन पे विजिबल है। ओके, क्लैरिटी के साथ है ना? इंटरेस्ट फी वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा है। ओके जी, सही है। चलें जी, अब आपसे मैं पूछता हूँ, अपना दिमाग लगा के खुद सॉल्व करते हैं उसको प्रेजेंटेशन वाइज, या मैं कर रहा हूँ? करते हो खुद? चलिए, यहाँ तो कह रहे हैं भाई कि करेंगे हम खुद, आप लोग बता दें। हाँ जी, टोटल रिसीवेबल क्या यही है? मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है भाई। जानी चेक करके बताओ ऑनलाइन वालों। यही आ रहा है? यही है टोटल रिसीवेबल एज पर वर्किंग 2090। ओके जी, हमने कहा कि सर ये आ गया हमारे पास टोटल रिसीवेबल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सर टोटल रिसीवेबल। ओके,
अब सर इसके बाद ये शुरू हो सकता है। अब हमने कहा कि सर मैंने लेट से नोट नंबर 18 डाल दिया, सही है जी, और मैंने कहा ये आ गया ट्रेड डेट्स या रिसीवेबल। सर कंसिडर्ड गुड और हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कट क्यों कर रहा हूँ मैं, कंसिडर्ड डाउटफुल, सही है। हमने कहा ड्यू फ्रॉम, ये कस्टमर हो गया। अच्छा जी, इसको हम ज़रा ये सही कर लें। हमने कहा ड्यू फ्रॉम कस्टमर को थोड़ा सा आगे कर लिया, सही जी, और ड्यू फ्रॉम। अच्छा, आप लोग मेरे बच्चों ज़रा ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी में कितने आएंगे? आबरू और पठान आई थिंक मेरी रिलेटेड पार्टी हैं। ये आ रहा है ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी में? हाँ जी, देख के बताएं। पठान और आबरू में चेक कर लो, 8450,335 होगा आई बिलीव, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं। यही है, ओके। फिर आपने कहा कि सर आप टोटल में से ये दोनों निकाल दें और आई थिंक आप माइनस कर दें 414,720, 9,600 और माइनस 2 लाख। ड्यू फ्रॉम कस्टमर में ये आ गया। हाँ जी, 11825,408। ये आपने सर कैसे निकाला? सर अभी बताते हैं। आपने कहा 209,063 में से माइनस कर दिया आपने 8450335, ये जो रिलेटेड पार्टी वाला था, क्योंकि उसको वापस से कर देंगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा। और मजीद आपने कंसिडर डाउटफुल माइनस कर दिए 414,720 माइनस 9,600 और माइनस 2 लाख। अच्छा देखो, ये तुमसे जो मैंने इन्फॉर्मेशन बनवाई है, ये तुम एज इफ ये समझो कि तुम किसी कंपनी में बैठे हुए उसके डिस्क्लोजर्स बना रहे हो आफ्टर ऑल द अकाउंटिंग। भाई अगर तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे होगे तब भी तुम्हारे पास यही वाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS होगी ना? ऐसा है जानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, ऐसा है? तो उस चीज़ के लिए ट्रेन भी कर रहा हूं तुम्हें। अब देखो यार, इसके एक तो सवालात मुसीबत अवेलेबल नहीं है, तो अब जो मैंने सवालात बनाए हैं तुम मुझसे फ़ायदा उठा लो। क्लैरिटी है जी? ये थी ना रिलेटेड पार्टी की अमाउंट, दोनों ये आ गई, ये आ रही ना 3433,882 और 5016,453। हाँ तो पठान और आबरू को बैलेंस को प्लस करो ना, नॉट येट ड्यू को और 90 डेज वाले को, नॉट येट ड्यू को 90 डेज को और 180 वालों को। नॉट येट ड्यू रिसीवेबल तो है ना? ये आ रहा है भाई 8450, तुम्हारे सामने है, ये देख लो। ये दोनों को ऐड किया हुआ, ये तीनों को ऐड किया हुआ, इन दोनों का सम यहाँ पे करके देख लेता हूँ, 8450 आ रहा है। कैलकुलेटर में मसला है तुम्हारा भाई। अच्छा जी, जानिए अब बताओ क्या टोटल कर लें इसका। ये आ गया कंसिडर्ड गुड। अच्छा भाई, कंसिडर्ड डाउटफुल अगर आप मुझे बता दें तो आपने कहा कि सर कंसिडर्ड डाउटफुल के अंदर 2,09,600 और 414,720 याद है 624। चलें जी, क्या हम इसको नेगेटिव में भी रख दें जानी? ये आ गया सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या यहां तक काफ़ी है? डिस्क्लोजर बन गया, मार्क्स मिल गए या नहीं? एडिशनल इन्फो
ओके आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, वरना दिल नहीं था। 18.1 सही है जी। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ऐसा है? बिल्कुल सही बोला, हाफ मार्क्स मिले अब तक। पूरा गेम करना है तो पूरे नंबर मिलेंगे। चलें जी, क्या लिखें? अच्छा भाई, आबरू लिमिटेड और पठान लिमिटेड का जो बैलेंस है ये है भाई, देखो ऊपर से क्या कर रहा है, ये मैच भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर हमने ब्रेकअप नहीं बताया था ना किस किस से, तो हमने कहा नेम ऑफ ईच रिलेटेड पार्टी भी आएगा, वो ये आ गया जानी। ये कितने लोगों ने सही किया था? हो गया था ये? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ये हो गया था? सर ये 15.1 वाला जो ये है, जो सेम लोन एंड एडवांस वाला भी है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना जानी, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें रिकॉन वगैरह बनती है ये। वेरी गुड यार बच्चों। चलें जी, सर क्या काफ़ी है? रुबाब कह रही हैं कि सर क्या कंसिडर्ड डाउटफुल में अलग नहीं करेंगे? किसको अलग नहीं करेंगे बेटा? हाँ जी, किसको अलग नहीं करेंगे ये बताओ। कंसिडर डाउटफुल में किसको नहीं? रिलेटेड पार्टी, चलो आप मुझे सब बताएं, क्या कंसिडर डाउटफुल में रिलेटेड पार्टी का बैलेंस है ही नहीं ना? देखो मोर देन 1 ईयर है ही नहीं। तो आप क्लियर है? हाँ अगर होता तो मैं बेशक उसको अलग करता। सही है? पहले बताओ ये सवालात हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, है ना जानी? चलें जी, ओके। हमने कहा कि भाई वो प्रैक्टिस जो आप नहीं करते वो हम करा रहे हैं आपको इधर। हाँ तो अभी तो इनसे ये पूछते हैं ना, पहले बताओ कि क्या अभी हम यहाँ पे रिलेशन भी बता देते हैं। ये क्या है भाई? सब्सिडरी है, एसोसिएट है। नहीं समझ, यहाँ पे अलग से कर लें तो अच्छा है, वहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर को मसला नहीं है, बट ये कि ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और सब नोट दे दें। अच्छा अब मुझे बताएं आप सब बच्चों, क्या काफ़ी है यहाँ पे? चलें जी, तो हम बताएंगे कि भाई द मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर इन एनी मंथ was rupees 5016,453 and rupees 3933,882 for Abu and Pathan Limited respectively। ये आपने क्या करना है, इसे सवाल से उठा के छाप देना है, कॉपी पेस्ट। देखो मैंने क्या लिखा था, मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर इन एनी मंथ वाज रुपीज ये और ये फॉर आबरू एंड पठान लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? these receivables are interest free, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि अगर हम आपको माल कह रहे हैं कि भाई आप पैसे बाद में देना तो हमसे सूद भी लेंगे, वो हमने लिख दिया यहाँ पे कि ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री है। सर हर आरपी का अलग बताना है कि मैक्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, हर आरपी का अलग बताना है, बिल्कुल ऐसा है हमाद। हाँ जानी बबलू बता दो, क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ जी आगे चलें। ओके जी, अब आप लोगों के लिए एक हम प्रश्न निकाल के लाए हैं। ये 2022 का है, ये आपके पास पेपर का है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया जब मैं हर साल कुछ ना कुछ कराता हूँ तो कुछ ना कुछ लगता है, इस साल लगेगा ना इंशाल्लाह ये वाला रिसीवेबल वाला।
चलें जी, आई होप आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। हाँ अब मुझे अच्छा कॉपी देखो, ये पीडीएफ ले लेना जानी, क्या कहते हो, तुम लोगों के लिए ये भेज दूंगा मैं, तुम पेज खाली रख लो जानी, सही है। हाँ जी, अभी तो प्रैक्टिस सेशंस बाकी हैं। अच्छा मैं इंशाल्लाह आज या कल तक ना IS-21 अपलोड कर दूंगा पूरा प्रीमियम, सही है, तो प्लीज़ डू वॉच इट। नहीं IS-21 फॉरेन करेंसी, हाँ 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 जानी, इसकी रिक्वायरमेंट तो पूछी नहीं तुम लोगों ने। आइडेंटिफाई एरर्स इन दी अबव प्रिपेयर्ड डिस्क्लोजर, और पूरा लिखते हैं आइडेंटिफाई एंड लिस्ट। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपको जो ये ऊपर नोट दिया गया है वो आप ही के जैसे किसी शख्स ने बनाया है, तो उस शख्स को आप जवाब दें कि क्या उसने ये डिस्क्लोजर सही बनाया है या नहीं बनाया है। सवाल तो उत्तर आपका ही देना है, तो आप प्लीज़ ये देखें। नहीं गलत गलत, रीड्राफ्ट नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जानी, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द एरर्स इन द अबव प्रिपेयर्ड डिस्क्लोजर। 5 मिनट लें, सोचें। नहीं सालार भंगी पश्तो में लिख। हाँ जी, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मुझे बताएं, मैं बना देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, वेरी गुड। चलें जी, पीर मोहम्मद ने लिखा है सर कि एग्जीक्यूटिव एंड अदर एम्प्लॉइज शुड बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ओके, employees having salary of 1.2 million above shall be classified as executive and the rest shall be classified as other employees। चलें, वेरी गुड यार, ये तो आपने सही बताया। रिकन्सिलिएशंस एज पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर, नहीं लिखना सही है, आपने ये बताना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या रिकन्सिलिएशन एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स की अलग से बनी हुई है, कुल मिला के बनी हुई है? हाँ पार्टी, ये बताओ। सबकी बनी हुई है, तो सही है ये, सही है, सही है ये बताओ। नहीं है ना?
बता पा रहे हो ना किसी को कि कभी किसी का रिव्यू कर रहे हो, समझ लो कि सीनियर मैनेजर बन गए हो फर्म में, बैठे हुए हो आप लोग सीनियर मैनेजर बन के, आपके पास कोई आया आपने उठा के फेंक दिए फाइनेंशियल, बोला ये क्या बना के लाए हो भाई। हाँ जी ऐसा है। चलें जी एक एक करके बयान करें आप मुझे। लिस्ट ऑफ एरर्स, बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। हाँ भाई ऐसा है। चलें जी, reconciliation is prepared on a cumulative basis. However, separate reconciliation should be prepared for executives and directors. हाँ भाई सही कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूं सही में। वेरी गुड यार, वेरी गुड। आपने कहा कि सर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज नॉट डिस्क्लोज। अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं टर्म्स ऑफ लोन्स नॉट डिस्क्लोज? हाँ भाई ऐसा है ना। वेरी गुड एमन, वेरी गुड यार। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, किसी ने अगर पिक किया हो, वेरी गुड यार, इसमें ये बच्चे ने अच्छा बताया यहाँ पे कि सर करंट पोर्शन ऑफ लोन इज नॉट शोन सेपरेटली। वेरी गुड। अच्छा एक और भंड बताऊँ इसमें, आप रिकंसिलिएशन का क्लोजिंग और उसका ओपनिंग बैलेंस देखो। हाँ रिकंसिलिएशन का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस देखो, मैच है, अलग अलग आ रहा है ना, ऐसा है। बैलेंस ऑफ 2020 इज नॉट इन लाइन विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2021 इन रिकंसिलिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज। अच्छा ये तो अलग बात है, ये तो अलग बात है कि हमें रिकंसिलिएशन अलग अलग बनानी चाहिए एग्जीक्यूटिव्स की, बट ये भी अलग बात है कि यहाँ पे देखें 87600 का क्लोजिंग आ रहा है, तो ओपनिंग आपका यही आना चाहिए था ना। हाँ भाई मुझे बताओ, अगर ये मुझे याद हो तो क्या ये मुश्किल है? इजीली अचीवेबल मार्क्स हैं ये आपके भाई, इजीली आप अचीव कर सकते हैं इसको। हाँ 10 नंबर का सवाल आता है, ये 7 मार्क्स का है, तो आपने बता दिए, सिंपल। हाँ जानी क्लैरिटी है इसमें। बिल्कुल ऐसा है जी। अच्छा भाई अब हम ज़रा एक और नोट की तरफ चलते हैं। एक और नोट की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा खाली वो कॉपी कर लूँ। अच्छा यानी मुझे बताओ, आपको ये तो याद होगा ना कि फिक्स एसेट के नोड के अंदर हमने ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की मूवमेंट बनाना सीखी है। हाँ जी, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की मूवमेंट बनाना सीखी है, ऐसा है। चलें
अब पहले मैं, ताकि आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, तो पहले मैं ऑल टुगेदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सही है जी। मुझे एक बात बताओ, आपके पीपीई के डिस्क्लोजर के अंदर, हाँ जी, पीपीई के डिस्क्लोजर के अंदर आपके पास लैंड, बिल्डिंग आ रहा होता है, ऐसा ही है। अभी हम ज़रा इसको प्रॉपरली लेके चलते हैं ताकि ये नोट भी आज मैं आपको ख़त्म करा दूं। अच्छा, मैंने कहा कि सर अगर मैं लैंड की बात कर रहा हूं तो सर हम यहाँ से पहले टेक्स्ट बॉक्स को उठा लें। मैंने कहा हो सकता है कि सर कुछ लैंड आपकी कहाँ पे मौजूद हो, कोरंगी पे हो। कुछ लैंड आपने कहा कि भाई साइड एरिया पे हो। सही है जी। कुछ लैंड आपने कहा PCHS पे हो, ऐसा है। ये आपके पास आपकी मौजूदा आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी का क्या है, ब्रेकअप है। ये आपको तो पता है ना, आपको तो पता है। IFRS कहता है कि भाई आप जब प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, IFRS कहता है कि आप जब ऑल टुगेदर अकाउंटिंग कर रहे थे तो आपको याद है ना कि पीपी के डिस्क्लोजर के अंदर अगर 40 लैंड्स भी हो, हमारे पास 2 लैंड्स भी हो, तो वो एक ही लाइन आइटम में आदि होती हैं। ऐसा है भाई, ये तो हमने सीखा हुआ है ना, इस पे तो कोई आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इस पे तो कोई आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, ये हो गई बात, वो एक लाइन आइटम में आ रहा होता है। चलिए जी सर, अब इस पे आ जाएं। हमने कहा कि सर अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो आपने कहा कि सर बिल्डिंग में 2 जगह बनी हुई है हमारी बिल्डिंग। सही जी, एक कोरंगी और PCHS में। तो सर ये क्या बात हुई, उस पर क्या फिर तो ये जो साइड एरिया में बिल्डिंग कहाँ गई, वो सिर्फ लैंड होगी सर, नहीं होगी, खाली लैंड मौजूद है। ऐसा ही है। हमने कहा सर फिर ये जो कोरंगी है, कोरंगी वाला एरिया है, हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पर मेरे पास फैक्ट्री है, इसमें क्या लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये जो PECHS है हमारे पास, ये जो PCHS है हमारे पास, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है भाई, हेड ऑफिस है। ऐसा है, जल्दी बताओ, ऐसा है? हाँ जानी, चलें। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं आपसे यहाँ पे रुक के पूछूं तो आपके पास बिल्डिंग्स कितनी हैं? 2 हैं। ऐसा है, बिल्डिंग कितनी है जानी, जल्दी बता दो। 2 हैं। अच्छा, फिर मैं आपसे यहाँ पे रुक के पूछूं कि लैंड्स कितनी है आपके पास? 3 है आपके पास। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को समझते हैं कि ये जो आपकी लैंड है, सही जी, ये जो आपकी लैंड है ये किसी एकर्स पे मुश्तमिल होगी? ऐसा है, ये साइड एरिया वाली लैंड भी किसी एकर्स पे मुश्तमिल होगी। हमने कहा ये भी बात समझ आती है। सर आपकी PCHS वाली लैंड भी किसी एकर्स पे मुश्तमिल होगी, यानी इसका साइज ऑफ द एरिया, साइज ऑफ द एरिया। और मैं आपसे पूछूं आपकी बिल्डिंग किस यूज़ के लिए है? सर एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग है और एक हेड ऑफिस है। पर मैं आपसे एक बात पूछूं मज़े की, IFRS तो आपको ये कह रहा है कि आप लैंड बताएं उसकी वैल्यू कितनी है। IFRS आपको क्या कह रहा है, जल्दी बताओ? लैंड बताएं कि उसकी वैल्यू कितनी है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, 5 हो। बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग की वैल्यू बताएं सबको मिला के। पर आपको IFRS ये तो नहीं कहता कि आपका लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, ये बताओ। आपकी बिल्डिंग कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, ये बताओ। उस बिल्डिंग का पर्पस क्या है, ये बताओ।
तो ये जो मल्टीपल फेयर प्रेजेंटेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपको डालने के लिए कह रहा है आपका कंपनीज एक्ट 2017। पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई? ये तुम लोगों के लिए फ्रेमवर्क बनाया मैंने। आए जी अब इसको रीड करते हैं। वो कहता है फिक्स एसेट के अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स एंड प्लांट। देखो क्या लिखा हुआ है, जानिए सबसे पहले, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स एंड प्लांट्स। बोल रहा था फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन ओन्ड लैंड ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्री होल्ड लैंड है हमारे पास, सही है जी, और बिल्डिंग है ओन्ड लैंड के ऊपर, सही है। आर एस फॉलो क्या कह रहा है, 2022343 स्क्वायर मीटर्स ऑफ फैक्ट्री लैंड सिचुएटेड एट साइड एरिया, 697 स्क्वायर मीटर लैंड सेक्टर F6। यानी इसने क्या बताया ये ऑल टुगेदर, आपने इसने ये बता दिया कि भाई ज्योग्राफिकल लोकेशन और सारे बिजनेस यूनिट्स जहां पे आप ऑपरेट करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन और सारे यूनिट्स जहां पे आप ऑपरेट करते हैं। क्योंकि देखो पाकिस्तान में कब्जे वब्जे का सीन होता है, उसने बोला डिस्क्लोज कर दो कहाँ कहाँ मौजूद है। पहले बताओ ये बात क्लियर है ऑनलाइन वालों जल्दी से। तो आपने ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी है, यानी 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 आपने अगर एक सवाल आ जाए, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, आया नहीं आज तक, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि आपको वो पीपी का डिस्क्लोजर बनाने के लिए दे दे, किसका, पीपी का डिस्क्लोजर बनाने के लिए दे दे। ऑनलाइन मतलब पहली बात समझ आ रही है, जो हमने सीखा हुआ है FAR 1 में, पीपी का डिस्क्लोजर बनाने के लिए दे दे। और पीपी के बेसिक डिस्क्लोजर में जिसमें 2 एडिशन हो जैसे आती हैं और एक रीवैल्यूएशन हो, और आपको मजीद नीचे ये वाला डेटा दे दे, तो उसका मकसद समझ आ रहा है, मकसद समझ आ रहा है कि भाई हमारी जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हम कहाँ कहाँ ऑपरेट करें। देखो उसने क्या बोला कि भाई 2022343 स्क्वायर मीटर्स की फैक्ट्री लैंड है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, साइड एरिया पे, ऐसा ही है। और फिर इसने कहा कि कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोज इन कॉर्पोरेट सेंटर लाहौर। अच्छा अब एक बात समझिएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोज इन कॉर्पोरेट सेंटर लाहौर का मतलब है कि पूरी बिल्डिंग आपकी नहीं है, उस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर आपके हैं, जो आपके पास तो बिल्डिंग में क्लासिफाई हुए हुए होंगे ना। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है जो आपके पास तो बिल्डिंग में क्लासिफाई हुए हुए होंगे, पर वो अगेन क्या वो उसको आप लैंड में क्लासिफाई करोगे या बिल्डिंग में? बिल्डिंग में, पर बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स, तो वो आपने बताना कि कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो आपने बेसिकली ब्रेकअप बताना है। अच्छा यानी हम अगर समरी याद कर लें, इसकी समरी क्या है सर, जब फिक्स एसेट की आप बात करेंगे तो आप बता दें आप कहाँ कहाँ से ऑपरेट करते हैं, वो कितने स्क्वायर फीट पे या एकर्स पे मुश्तमिल है, ये सारी चीज़ें। और आपने बता दिया कि भाई अगर आपने कोई बिल्डिंग ओन की हुई है तो वो कहाँ पर है। बात क्लियर है, जल्दी बता दो। हाँ जी क्लियर है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल लोकेशन एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स। आगे फिर बोल रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड। यानी बोल रहा है भाई कंपनी की इमूवेबल फिक्स एसेट के पर्टिकुलर्स बताओ। देखो साइट एरिया कॉलोनी लिखा हुआ है और फिर यूजेज बताया हुआ है कि वहाँ पे प्लांट साइट है, और ये मैंने बताया था ये वाला हेड ऑफिस, ऐसा ही है। टोटल एकड़ लैंड एंड बिल्डिंग शेल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड, अच्छा फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड का मतलब ये होता है कि फ्री होल्ड मतलब ताहयात आपके पास है, लीज होल्ड का मतलब है 100 सालों के लिए आपके पास है, वो लीज होती है जो 100 सालों बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर रीन्यू होगी। तो अगर लैंड भी 2 तरीके की है तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड में बाइफरकेट होके आएगी। पर ये रिक्वायरमेंट अगेन कह रहा हूँ IFRS की है, कंपनीज एक्ट की है। वेरी गुड। अच्छा अब अगर डिस्क्लोजर बना रहे हो, प्लीज़ मेरे बच्चों बात सुनना, अब अगर डिस्क्लोजर बना रहे हो तो डिस्क्लोजर के अंदर आप चाहें तो फ्री होल्ड को अलग रखें, लीज होल्ड को, या तो लैंड को एक साथ चलाएं, फिर नीचे सब नोट बना दें कि इसके अंदर फ्री होल्ड इतनी है और लीज होल्ड इतनी है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात क्लियर है? नहीं, गलत 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 गलत। लीज होल्ड पे IFRS 16 अप्लाई नहीं होता। अच्छा ये वो रेंटल्स वाली लीज नहीं है, लीज होल्ड का मतलब है आपने वन टाइम पेमेंट करके आपने ओन कर ली है।
यानी उसकी पता, चलो ऐसे तुम्हें समझाऊं आसानी के लिए, हम मान लीज होल्ड लैंड का मतलब है आपने, हाँ 99 ईयर्स वाली लीज, सुनिएगा, लीज होल्ड लैंड का मतलब ये कि आपने लैंड को कर दिया डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट, कैश चला गया आपके पास से, नो लीज लायबिलिटी, ऐसा है। अब देन यू हैव अ राइट टू यूज दिस लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, सही है। तो आप इसको अमोर्टाइज करते रहेंगे और आखिर में वो जीरो हो जाएगी, क्लियर है? ओके, आगे देखें। अच्छा मेरे बच्चों, आप प्लीज खुदा के वास्ते खुदा ये बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से अलग दिखाएंगे। अच्छा देखो रोबाब आपके ऊपर है, देखो मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, आपके ऊपर है कि आप डिस्क्लोजर में चाहें तो लैंड लीज होल्ड या फ्री होल्ड को अलग दिखा दें, या तो आपके ऊपर है लैंड एक साथ दिखाए, नीचे ब्रेकअप बता दीजिएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई आप एक काम करिएगा, एक साथ बना दे, नीचे ब्रेकअप बता देना, ऐसा है। चलिए अब अगर मैं एक समरी बनाऊं समझाने के लिए, कि आपके पास पीपी का सवाल आ गया, हाँ भाई ये बिल्कुल, ये जो लीज होल्ड लैंड आपकी क्या होगी फिर, डेप्रिशिएट होगी ना, ये कोई नॉर्मल लैंड तो नहीं है, ये लीज होल्ड लैंड है, ये क्या होगी, कितने सालों पे, 100 सालों पे, सही है। अच्छा आप प्लीज बात समझिएगा मेरे बच्चों, बहुत फोकस के साथ, प्लीज इधर देख के, मैंने कहा पीपी का सवाल आ गया तो आप बेधड़क पीपी का सवाल बना दें, पूरा क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लें। अच्छा वंस यू हैव अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या नोट खत्म हो जाएगा या सब नोट्स आएंगे अब? अच्छा सब नोट्स आएंगे, सही है जी। तो लेट से पीपी का नोट नंबर आपने डाला था 18 या 8 या 16, तो आप 16.1 लिखेंगे और पहले तो वही बता देंगे यूजफुल लाइफ क्या होती है, जैसे हम IAS 1 में बताते थे, ऐसा ही ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ ऐसा है। वो अपने IAS 16 वाले पुराने नोट अपने हिसाब से हैं। फिर मजीद बताएंगे कि हमारे पास जो ऊपर लैंड मौजूद है वो हमारी प्रिंसिपल लोकेशंस कहां पर, जैसे उसने बताया ना ऊपर 202343 स्क्वायर मीटर्स पे फैक्ट्री लैंड जो कि सिचुएटेड है कहां पे, साइड एरिया के ऊपर, ऐसा ही है। तो आपने सिर्फ ऊपर की प्रॉपर्टी का नीचे ब्रेकअप बताना, वो भी अपने दिमाग से, या लिखा हुआ होगा सवाल में, लिखा हुआ होगा। अच्छा अब अगर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जामिनर आपको सवाल में लिख के ना दे, वो आपको बोले अज्यूम कर लो नेसेसरी डिटेल्स और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल बना के दे दो, तो क्या अज्यूम नहीं कर सकते भाई? अज्यूम ये कर लेना कि इसमें से ये जो लैंड है ये 3 लैंड है या 2 हैं, एक यहां पर है दूसरी यहां पर है, उसका पर्पस भी बता देना, यूजेज, कि फैक्ट्री बिल्डिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? देखो तुम लोगों के लिए डिटेलिंग है, कोई नहीं कराता ही है, करा दूंगा इसका क्वेश्चन, पर अगेन मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, मैं बनावा भी है पर मेरे बच्चों में सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसका क्वेश्चन करने की भी टेक्निक है। सिंपल पूरा पीपी का डिस्क्लोजर बना के नीचे अपनी मन गलत कहानियां लिख दो कि भाई दिस इंक्लूड्स अ लैंड, यानी ब्रेकअप ऑफ लैंड इज एज फॉलोस। क्या लिखोगे? ब्रेकअप ऑफ लैंड इज एज फॉलोस। तो आपने लोकेशन बता दी, एकड़ बता दिए, यूजेज बता दिया, ये वाला डब्बा बता देना दूसरा वाला। यस तो सालार कह रहे हैं कि सर क्या हम पहले IAS 16 समझ के कर लें? यस उसके बाद क्या करना, नोट्स बना देना हाँ जी बच्चों बात क्लियर है? जल्दी बताओ। अच्छा ओके, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे तो होती है, या प्रॉपर्टी कहूँ या कोई भी एसेट, हाँ कोई भी एसेट, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने पैसे दिए हैं बट नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और इज नॉट इन पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और के साथ है। अब मेरे बच्चों मेरी बात समझिएगा, आपने पूरा पीपी का डिस्क्लोजर बना दिया, आपको पता लगा एक जगह के ऊपर आपकी, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अच्छा ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, लेट से आपने कहा कि भाई एक जगह मैंने जो है लैंड परचेज की हुई है, नो राइट और यूज ऑफ एसेट नहीं, कम ऑन यार, गलत ROUA कहाँ से आ गया यहाँ पे, ROUA कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये मैं कह रहा हूँ ROUA कहाँ से आ गया भाई? मैं कह रहा हूँ फिक्स एसेट ओन्ड एसेट्स की बात हो रही है सही है, फिक्स एसेट
ओन्ड एसेट्स की बात हो रही है। और मैं आपको अगर मजे की बात बताऊं ना, आपका दिमाग खुल जाएगा यहां पे आपने इस कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी यही बातें बतानी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और तो ये सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। अब लेट से मेरा एक क्लाइंट है XYZ, आई विल नॉट कोट द नेम। उस क्लाइंट के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही थी। क्या आ रही थी, लिख के बताओ क्या बोला मैंने भाई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही थी। सही है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने बोला यार सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने इसको किस पे रखा हुआ है? उसने बोला कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है। किस पे कैरी किया हुआ है? कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। तो क्या मना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे कैरी करना? नहीं, अलाउड है। तो तमाम प्रॉपर्टीज आईपी उसकी किस पे कैरी हो रही थी? कॉस्ट पे कैरी हो रही थी। अच्छा, मैंने बोला यार क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूं, मुझे आपका राइट देखना है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या देखना है? राइट देखना है, राइट। अब जो ऑडिट का पेपर दे रहे हैं मेरे साथ या जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको ये बात तो पता है ना कि राइट देखना होता है। राइट असर्शन है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की। आई नीड टू वेरीफाई द राइट, कि अगर तुम्हारी किताब में आ रहा तुम्हारा राइट है या नहीं है। हाँ जी, ऐसा है। तो सर फिर मुझे पता लगा कि वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही नहीं है, बस कंपनी ने अपने पैसे देके उसको खरीदा है। तो अब इस अंग्रेजी को रीड करो। एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ द कंपनी, पैसा लगा हुआ है कंपनी का, बट कंपनी के नाम पे नहीं है। तो वो बोल रहा है वो डिस्क्लोज करो। तो फिर आप पूछे ना सर वो कंपनी के नाम पे क्यों डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी पे? कंपनी ने बेवकूफ़ी करके पैसे डाल दिया, अब वो टाइटल चला गया कोर्ट में। तो क्या कंपनी की नहीं है? वो है भाई, पैसे लगे हुए कंपनी के। तो बोल रहा बताओ ये क्लियर करो शेयर होल्डर को, कल को कोई कंपनी खरीदने आया तो उसको पता हो। ऐसा नहीं हो कि इस प्रॉपर्टी के पैसे भी बेवकूफ़ दे के चला जाए। बात समझ आई? ऑनलाइन में पहले बताओ, बात क्लियर है? क्लियर है जानिए, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। तो इसकी अंग्रेजी देखें इसकी। लैंड मेजरिंग 2 कनाल एंड 2 मरलाज इन पोजेशन ऑफ द कंपनी। पोजेशन मेरे पास है, मैं बैठा हूं लेके वो चीज। एक्वायर्ड इन 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्यू टू पेंडिंग लीगल केसेस। यानी बात क्लियर है मेरे बच्चों? गुड। अब देखो फिर बोल रहा है इसको भी अलग करो, अच्छा अगेन जब इसको भी अलग करने की बात करूं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट इन द नेम एंड पोजेशन। पहले क्या था? कंपनी के पोजेशन में है, नाम पे नहीं है। दूसरा केस क्या है? कंपनी ने पैसे दे दिए, ना तो पोजेशन में। तो जो मैं केस बता रहा हूं ना आपको, उसमें ना पोजेशन था। पोजेशन इसलिए नहीं था क्योंकि जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड थी वहां पे वो कब्जा करके बैठे हुए थे वो लोग। तो मेरा पोजेशन है, उनका है। तो क्या इसका मतलब ये कि मैंने पैसे नहीं दिए? पैसे अपनी जगह है, पर क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। पहले बताओ बात समझ आई? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ जानी। तो दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने क्या बताई? लैंड मेजरिंग 10 कनाल्स इज नाइदर इन द नेम ऑफ द कंपनी नॉर इन पोजेशन ऑफ द कंपनी। तो ये आपने सिंपल सीधा साधा लिख दिया भाई, फैक्ट बता दिया। अच्छा चलें, अब मैं आप सबसे पूछूं, मैंने पीपी का डिस्क्लोजर बना दिया, ऊपर 6 लैंड्स आ रही हैं, तो पीपी के नोट में 6 की 6 एक साथ होंगी? यस, कंबाइंड होंगी। क्या हो सकता है उसमें से 2 लैंड्स पे ये मसला हो? तो क्या ऊपर डिस्क्लोजर में गन खुराबात करोगे या नीचे सब नोट्स में? सब नोट में बता देना भाई। बात क्लियर है कि वो लैंड कहाँ सिचुएटेड है, कितने मरले पे, कितने एकड़ पे मुश्तमिल है, तो नीचे बता देना भाई। अच्छा, अगर ये केस नहीं हो तो क्या कुछ कहेंगे या बस कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये सीन नहीं हो, तुम सबसे सवाल है, अगर ये सीन नहीं हो कब्जे वब्जे वाला के नाम वाला, तो क्या एकड़ बताएंगे फिर भी? हाँ भाई जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, एकड़ बताएंगे फिर भी? एकड़ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि एकड़ बताएंगे। अच्छा, कहाँ सिचुएटेड है ये बताएंगे, यूजेज भी बताएंगे कि किस मकसद के लिए यूज हो रही है। तो यार इतना हवा नहीं है ये, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ प्लेट में रख के दे रहा हूँ कि भाई ये सोच लो, थिंकिंग प्रोसेस चलना चाहिए। और आई होप आपको थोड़ा सा ग्रिप भी बन रही है कि हाँ यार डिस्क्लोजर्स मजीद है, बस दैट्स इट, ये गेम है।
वेरी गुड यार। चलें अब आगे देखिएगा मेरे बच्चों। गुड। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सर नॉट इन पोजेशन वाली तो डिस्क्लोजर में नहीं आएगी ना? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने लैंड डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया है, लैंड डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया है। मैं तभी तो नीचे बता रहा हूं कि ऊपर जो एक लैंड मौजूद है उसका मेरा पोजेशन है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर है हो आप? आएगी ना, तभी तो बता रहा हूं। ओके गुड, आगे सुने। आपको ये बात पता है ना कि आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हैं, मना तो नहीं है। अच्छा, एक फेयर वैल्यू होती है कि आपका एसेट सुकून से बिक जाए। मैं एक इसकी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जब दुबई जा रहा था, सब कुछ मतलब यहाँ पे त्याग के वहीं से पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा, बट फिर जाहिर सी बात है दिल लगा हुआ है आप लोगों से सबसे, तो मैं रुक गया यहाँ पे। मैंने अपनी कार को बेच दिया था। अच्छा, जब मैंने अपनी कार को बेचा तो मैंने दस्ती बेचा, फोर्सफुली बेचा। कैसे बेचा? फोर्सफुली बेचा, ऐसा ही है। अच्छा, पर आप मुझे बताएं, अगर मैं रुक के बेचता, शोरूम पे लगा के बेचता, मार्केटिंग करता, तो पैसे ज्यादा मिलते या कम? ज्यादा मिलते। ऐसा है? ऐसा है भाई, ज्यादा मिलते। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा अंग्रेजी को चेंज कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मुझे कीमत मिली वो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू थी? फोर्स्ड यानी मजबूरी वाली, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, दस्ती वाली। तो ये भी तो बात समझ आती है ना कि आप जब मार्केट में अपनी चीज को जल्दी बेचने जाते हैं तो सामने वाले को पता होता है जल्दी बेच रहा है, तो क्या फोर्स्ड सेल्स वैल्यू कम होगी? यस। तो आपको कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि आप जब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाते हैं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो वो वाली होती है जो सुकून से बेचने वाली है। जो कौन सी है बच्चों? सुकून से बेचने वाली है। तो वैल्यूएशन तो उस पे होगी, ऊपर रीवैल्यूएशन भी वही आ रही होगी। ऐसा है? ऊपर रीवैल्यूएशन भी वही आ रही होगी मेरी जान, वही आ रही होगी। पर मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि कंपनीज एक्ट ये कह रहा है, अलग से नीचे बताओ कि द बिल्डिंग हैज बीन कैरीड एट, द प्लांट हैज बीन कैरीड एट रीवैल्यूएशन मॉडल, FSV ऑफ विच इज रुपीज दिस। बस ये लिख के साइड में हो जाना, निकल जाना। वो सिर्फ ये कह रहा है, ये बताओ मजबूरी में बिका तो कितने का बिकेगा? दिस इज जस्ट अ ट्रू प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। इसमें क्या कोई मुसीबत है? सीधा साधा काम है। हाँ जी, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। यस, आता हूं बस। हाँ भाई जानी, FSV का मतलब समझ आया मेरे बच्चों, मेरे बबलू? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलिए जी, यानी यहां तक भी बात। अच्छा, और कोई एसेट कॉस्ट पे कैरी हुआ हुआ है तो क्या उसमें ये मस्ती करनी है? करनी है नहीं करनी? करनी है नहीं करनी? हाँ जी, तब भी नहीं होगी, PP है भाई। इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स लिख के दे रहा है। सही है, गुड। चलो अब ट्रैक पे आ गए हो। सही है। आखिरी चीज जो कि बहुत अहम है, सही है जी। मैंने कहा अब जो मैं बात बता रहा हूं ना वो आपने सीखनी है, मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा, इसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। वो कह रहा है इन केस एग्रीगेट बुक वैल्यू, क्या लिखा? ऑफ एसेट सोल्ड एक्सीड्स रुपीस कितनी? 5 मिलियन। यानी बात समझिएगा, मैंने कहा कि सर मैं यहां पे जो है व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं जानी? व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। बहुत सुकून से समझना, ये तुम लोगों के लिए पूरा फिनोमिना बनाया है। अच्छा, मैंने कहा व्हीकल की कॉस्ट आ रही है, या जैसे हम डिस्क्लोजर बनाते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, वैसे सिखाता हूं। वन ऑफ द एसेट व्हीकल आ रहा है, ओपनिंग कॉस्ट, सही है, एडिशन और क्लोजिंग। एक मिनट,
ये क्या है जानी जल्दी बताओ, कॉस्ट, ऐसा ही है। ये क्या है, पहले बताओ, ये डब्बे समझ आए? हाँ जानी पपलू जल्दी बताओ, ये डब्बे समझ आए? ये हम जो डिस्क्लोजर यूं बनाते हैं, हमने यूं बना दिया, सही ना, एसेट्स को इधर दिग्रम कर दिया है। अच्छा भाई, अब मैं नीचे डिटेलिंग कर रहा हूँ, अब मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए डिटेलिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ABP 201 कोरोला, XTS 212 एल्डिस, YZA 516 इलांट्रा, ये मैंने बस ऐसे ही नाम डाल दिए, सही है। मैंने कहा कि सर ये मैंने बेचे हैं, ये मैंने बेचे हैं, तो मैंने कहा कि भाई इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल भी होगा। अच्छा, मैंने कहा कि सर ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, 5 पॉइंट प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, कार 5.6 मिलियन की। मैंने कहा इसका एक्यूमुलेटेड ये था, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ। मैंने कहा कि सर ये मैंने, ये था और ये मैंने 6.5 की खरीदी थी और ये था। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने इसको बेचा तो इसकी कैरिंग अमाउंट ये थी, ऐसा है। अच्छा मुझे मेरी जान मेरे बच्चों आप ये बताते हैं कि यहाँ पे डिस्पोजल के कॉलम के अंदर कितना माइनस हुआ होगा, ये कितना माइनस हुआ होगा, ये यहां तक कोई सवाल है? ये तुम लोगों के लिए पूरी प्रेजेंटेशन मेरी जान, ये तुम लोगों के लिए पूरी प्रेजेंटेशन, इधर देख के बताओ यहां तक कोई मसला है? ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस साल के डेप्रिसिएशन को बुक करने के बाद। कोई मसला? जल्दी बताओ जानी, जल्दी बताओ, कोई मसला? अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, एग्रीगेट बुक वैल्यू, यानी कॉस्ट को कॉस्ट से निकाल दिया, एक्यूमुलेटेड को। आप मुझे एक बात बता दें, ये जो आपके पास एग्रीगेट बुक वैल्यू है वो कितनी है? एग्रीगेट बुक वैल्यू इज अबव 5 मिलियन। एग्रीगेट बुक वैल्यू इज अबव 5 मिलियन। वो बोल रहा है पहले तो ये देख लो जो एसेट्स आपने बेचे हैं उन तमाम की मिलू के जो एग्रीगेट बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू। अच्छा एग्रीगेट बुक वैल्यू का मतलब ये है कि वो इतना यूज नहीं हुआ और उसकी बुक वैल्यू 5 मिलियन से एग्रीगेट बेसिस के ऊपर, तो फिर आप ये डिस्क्लोजर बनाएंगे जो अभी हम बात करने लगे, ये वाला। पहले बताओ ये कहानी समझ आई जानी? हाँ जी मेरे बच्चों, ऐसा है? चलें जी, ये एग्रीगेट बुक वैल्यू वाली बात समझ आ गई। फिर वो पता है क्या कह रहा है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अच्छा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट, क्योंकि मैं लॉ और IFRS दोनों इसी तरीके से पढ़ता हूं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये चीजें हर एक एसेट के लिए बताना अगर उस एक एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू 5 लाख रुपए से ऊपर हो या 5 लाख रुपए हो। वापस सुने, मैंने कहा पहले तो आप एग्रीगेट पे डिसाइड कर लें क्या ये डिस्क्लोजर बनेगा नहीं बनेगा। अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो टिक लगा दो यस। फिर वो बोल रहा है कि नीचे जो डिस्क्लोजर बनाओगे उसमें हर एक एसेट की डिटेल तब बताना जब वो एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। मेरे बच्चों क्या ये बात क्लियर है? इंडिविजुअली दिखाना अलग अलग को। तो मैं आप सबसे अलग पूछूं, क्या आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि अब जो मैं डिस्क्लोजर बनाऊंगा उसमें ये तीनों एसेट अलग अलग दिखाऊंगा? तीनों एसेट अलग अलग दिखाऊंगा तो क्यों दिखाऊंगा ये भी बता दो, बताओ मुझे। सिंगल लाइन आइटम भी अबव 5 मिलियन, 5 लाख है, सॉरी, ऐसा ही है? जल्दी बताओ। अच्छा अब मांग क्या रहा है वो देख लेते हैं। वो बोलता है भाई एसेट का टाइप बताओ कौन सा है। यहां पे क्या लिखा हुआ? व्हीकल। फिर बोल रहा है बेची किसको?
सोल्ड टू, तो यहां पे बंदे का नाम लिख दिया। कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल्स प्रोसीड, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, और फिर बोल रहा है मोड ऑफ डिस्पोजल बता दो कि कंपनी की कार की स्कीम के भेजा है, ऑक्शन किया था, क्या किया था। ये सिर्फ इसलिए किया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी एसेट अपने नाम पे खरीदती है, 2 महीने चलाती है, लोगों को बेच देती है, यहां से पकड़ी जाएगी वो चीज। हाँ जी जल्दी बताओ, पकड़ी जाएगी मेरे बच्चों। और वो भी वो एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है क्यूमुलेटिवली, और एक एसेट की अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसको तो अलग से बताएंगे। सिंपल पता है फंडा क्या है, कौन सा एसेट है, किसको बेचा है, कॉस्ट क्या थी, एक्यूमुलेटेड क्या था, बुक वैल्यू क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या थी, और गेन या लॉस आया। लॉस भी होगा ना तो हर एक एसेट पे मुंह पे दिख जाएगा, नहीं ये बात समझ। हाँ भाई लॉस होगा तो अलग से दिख जाएगा। और ये तो हो गई वो बात जो अलग अलग एसेट हैं। फिर एक और चीज, बकाया जो जिनकी बुक वैल्यू नीचे थी तो उनको अलग अलग नहीं, उनको सबको मिला के कर लेना क्यूमुलेटिवली। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये कहानी समझ आई मेरे बच्चों। जैसे उनको क्यूमुलेटिवली का मतलब यह है कि उनकी कॉस्ट मिला दी, उनका एक्यूमुलेटेड मिला दिया, उनकी कैरिंग अमाउंट मिला दी, और उनका गेन एक साथ दिखा दिया, उसको अलग अलग पंचायत करने की नीड नहीं है। हाँ जी मेरे बच्चों यहां तक कहानी क्लियर है? जल्दी बताओ जानी, जल्दी बताओ। बेशक क्यूमुलेटिव बुक वैल्यू ज्यादा ही क्यों ना हो, हाँ देखो बेशक, अच्छा अगर मैं कहूं, जल्दी तुम लोग बताओगे जानी, क्यूमुलेटिव बुक वैल्यू उसकी 10 मिलियन आ रही है पर इंडिविजुअली 5 लाख से कम है, तो क्या उसको अलग अलग दिखाओगे? हाँ जी क्या उसको अलग अलग दिखाओगे? क्या उसको अलग अलग दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। वेरी गुड यार। हाँ जी बात क्लियर है यानी, मानते हो ना भाई को? फिर चलें जी, खैर यहाँ पे इस डिस्क्लोजर को हम रोकते हैं। अगली क्लास में हम मजीद चीज़ें देखेंगे। अगली क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सवालात की। कल सुबह क्लास है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर अस। मिलते हैं जी, जज़ाकल्लाह। 10 बजे PDF दे रहा हूँ जानी, PDF दे रहा हूँ।